हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई शानदार जानदार क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आपके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग तीनों संकाय के बच्चों के लिए एक कॉमन पेपर एसईसी पेपर फर्स्ट में क्रिएटिव राइटिंग का क्लास करने वाले हैं। हमारी ये पहली क्लास है। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड्स था कि सर क्रिएटिव राइटिंग पर क्लास लाइए। बिल्कुल, आज के इस क्लास में हम लोग क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और यह एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर बनाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और देखिए, 20 प्रश्न है, लेकिन हम हर प्रश्नों को आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि वहां से कुछ भी प्रश्न बनाया जाए तो आप बड़ी आराम से कर सकते हो। वैसे बात करें क्रिएटिव राइटिंग की तो यह कोई खास सब्जेक्ट्स नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके समझ पर आधारित सब्जेक्ट्स है। आप इसे कितना समझ सकते हो, अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग इसमें कितना कर सकते हो, यह आपका चेक करता है। ठीक है, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन की शाखा नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा यहां पर निबंध या फिर थीसिस या फिर कविता या फिर कल्पना, इसमें से कौन है जो रचनात्मक लेखन का शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है? तो देखिए, हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। निबंध की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो निबंध जो है एक रचनात्मक शैली है। क्या है? एक रचनात्मक शैली है, एक रचनात्मक लेखन है। इसलिए यहां पर यह क्या हो जाएगा, तो रचनात्मक लेखन का भाग हो जाएगा। तो यह बिल्कुल आंसर नहीं होगा। आगे बात करते हैं कल्पना की। तो देखिए, कल्पना जो है, कल्पना अगर करते हैं किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि मान लीजिए इमेजिंग करना हो, कुछ भी सोचना हो, तो हम उसे एक रचना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक रचना के रूप में क्या कर सकते हैं, इसे व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक रचनात्मक लेखन हो जाएगा। कविता, कविता भी क्या है, तो एक रचनात्मक लेखन है। लेकिन आपका थीसिस जो है, यह थीसिस क्या नहीं है, तो यह रचनात्मक लेखन नहीं है। इसलिए रचनात्मक लेखन का शाखा यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर थीसिस जो है यह रचनात्मक लेखन का शाखा नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं देखिए आपके दूसरे प्रश्न पर। तो आपका दूसरा प्रश्न कहता है, रचनात्मक लेखन एक तरीका है। यानी कि रचनात्मक लेखन यह किस प्रकार का तरीका है? क्या इसके दौरान जो है क्या होता है, हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, या फिर समय बर्बाद करते हैं हम अपना, या फिर साहित्यिक उत्कृष्टता प्रदर्शन करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, रचनात्मक लेखन की अगर मैं बात करूं तो एक ऑप्शन तो इसका पहले गलत हो जाएगा कि इसमें समय बर्बाद होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई कविता पढ़ते हैं या किसी कवि के द्वारा कोई कविता लिखा गया है, कोई लेख लिखा गया है, तो हर एक लेख जो है हमें क्या करता है, किसी न किसी प्रकार का सीख प्रदान करता है। कुछ ना कुछ जानकारी तो हमें इस कविता, इस लेख के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, ठीक है, कुछ भी है, इन सभी से तो प्राप्त होता ही है। तो बिल्कुल भी इसमें समय बर्बाद करने जैसी तो कोई शब्द आती ही नहीं है। इसलिए इसका यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे, साहित्यिक उत्कृष्टता प्रदर्शन का। देखिए, साहित्य के अंदर एक उत्कृष्टता पैदा करना यह बिल्कुल नहीं हो सकता है रचनात्मक लेखन से। ठीक है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलती हो जाएगा। हम किसी भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या करते हैं, तो हम अपनी भावना को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? हम अपनी भावना को कह लीजिए, या फिर अपने विचारों को कह लीजिए, इन सभी चीजों को, या फिर कहे तो हम जो कुछ भी व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ भी संदेश देना चाहते हैं, कुछ भी उपदेश देना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी भावना से जुड़ी होती है, हमारा एक विचार होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि क्रिएटिव नॉन फिक्शन को डैश कहा जाता है। क्रिएटिव नॉन फिक्शन को जो कहते हैं हम लोग भाई साहब, निबंध कहते हैं। याद रखने वाली चीजें हैं, आप याद रख सकते हैं। क्रिएटिव नॉन फिक्शन निबंध है। बहुत सारे प्रश्न आपको यहां पर याद रखने वाला आएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसे आप अपने तार्किक क्षमता के आधार पर आंसर कर सकते हो। आइए बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लेखन निरंतर पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। यानी कि लेखन की जो क्रिया है, क्या वह निरंतर पुनरीक्षण की प्रक्रिया है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए, लेखन की एक ऐसी शैली होती है, लेखन क्या होता है, लेखन की एक ऐसी शैली होती है जिसका निरंतरता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, आपको ये क्लास जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैं क्लास प्रोवाइड करना छोड़ दूं तो क्या करेंगे आप? हमें देखना छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से लेखन में निरंतर पुनरीक्षण की क्या होती है,
तो ये जरूरत होती है। इसीलिए हम लोग लेखन को क्या मानते हैं, तो निरंतर पुनरीक्षण प्रक्रिया मानते हैं, और यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लेखक पैसा कमाने के लिए ही लिखता है। यह कथन तो बिल्कुल गलत है। कहोगे सर क्यों? तो देखिए, यह तो जरूरी है कि पैसा हमें चाहिए, यह जरूरी है कि पैसा हमें चाहिए। हम जो काम करते हैं वह पैसों के लिए ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई लेखक भी है, तो अगर वह लेखन कार्य करता है तो वह पैसा के लिए ही करता है। किसके लिए करता है? पैसा के लिए तो जरूर करता है। लेकिन इसके साथ साथ लेखन एक ऐसी कला है जो हमें बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखता है। वह जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए लिखा जा सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में पैसे बहुत कम कमाए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हमें देकर गया, हमारे समाज को देकर गया, हमारे देश को देकर गया, हमारी सोसाइटी के अंदर परिवर्तन ला कर गया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो इसे एक असत्य कथन के रूप में मानते हैं कि लेखक सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए लिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न आपसे रिलेटेड है। कहोगे सर कैसे? तो देखिए, कहता है डायरिया। डायरिया कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ नोट्स कहिए, यहां अपनी दैनिक रूटीन बनाते हैं कि आज सुबह हमें क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप डायरिया अपना तैयार करते हो, अपनी दैनिक रूटीन बनाते हो, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो भाई। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा समय का क्या करता है, तो महत्व देता है। समय, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन, इंग्लिश में एक कहावत है, याद रख सकते हैं कि समय जो है यह किसी भी इंसान की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट अपने जीवन में समय को बहुत महत्व देते हैं, और वह समय बाय समय अपने दैनिक कार्यों को जो है एक डायरी में नोट करते हैं कि हमें आज क्या करना है। उसी प्रकार कहता है कि डायरिया क्या व्यक्तिगत संबंध के रूप में आता है? तो बिल्कुल सही बात है। डायरिया जो है भाई साहब क्या है, तो हमें अपने व्यक्तिगत संबंध के रूप में प्रकट होती है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ब्लॉगर कथा साहित्य की अच्छी व्यक्तिगत रचनाएं लिखता है। तो देखिए, कहता है कि ब्लॉगर कथा की बात करी जाए तो ब्लॉगर, जैसे मान लीजिए कि गूगल पर आप बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखते होंगे। ठीक है, गूगल पर बहुत सारी पोस्ट दिखता है, किसी भी टॉपिक पर सर्च करो तो आपको बहुत सारे पोस्ट दिख जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाती है जिस पर किसी न किसी के द्वारा ब्लॉग लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ब्लॉग। किसी भी टॉपिक पर, उसे हम लोग ब्लॉग कहते हैं। तो यह जो ब्लॉग है, यह ब्लॉग कथा की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, साहित्य की एक अच्छी व्यक्तिगत रचनाएं मानी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है फीचर लेखन एक प्रकार का है। फीचर लेखन की अगर मैं बात करूं तो फीचर लेखन जो है यह एक रचनात्मक गैर काल्पनिक रचना होती है। फिर आगे बात करते हैं। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है तकनीकी लेखन रचनात्मक लेखन का एक रूप है। तकनीकी लेखन की बात करें, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल लेखन जो है यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। किससे है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना संबंध रखता है। इसीलिए भाई साहब यह रचनात्मक लेखन से अपना संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन कहता है लेखन कौशल के आकलन के तत्व हैं। लेखन कौशल के आकलन का तत्व हो सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति की हम पहचान कर सकते हैं लेखन के माध्यम से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखिए, लेखन जो एक कला है वह जो हमारे मौलिक विचारों को भी मापता है, हमारे अंदर काल्पनिक शक्ति भी बढ़ाता है। हमें किसी भी चीजों पर, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पर हमें लिखना हो तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सारी चीजों को खोजने का प्रयास करते हैं, तब जाकर उसे पूरा रूप दे पाते हैं, है कि नहीं? तो हमारे अंदर यह कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ यह भाषा शैली में भी परिवर्तन लाता है। भाषा शैली में परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीजों का गहन अध्ययन करते हैं, फिर एक लेख के रूप में उसे वर्णित करते हैं, तो उसमें जो है हमारी त्रुटियां, जैसे कि मान लीजिए हमें लड़का को लड़की कहा जाता है, कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे, हिंदी में तो होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए आप बताइए, कमेंट करके बता दो, बस जा रहा है या जा रही है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, बस जा रहा है या जा रही है। इससे पता चल जाएगा कि आपको हिंदी आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे भाषा शैली का भी विकास होता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? यानी कि छात्रों के द्वारा जब कोई चीजें लिखा जाए, जैसे आप एग्जाम में कॉपी लिखते हो, तो उसके मूल्यांकन के लिए क्या है? आपकी जांच करने के लिए कि आप कितने ज्यादा पढ़ लिए हैं, क्या तैयारी है आपकी, नहीं तैयारी है आपकी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, तो इसके लिए टीचर्स आपको टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं?
टेस्ट। उसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट्स जो है लेख लिखता है तो उसकी योग्यता को जांचने के लिए हमें कौन सी विधि को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, लेखन क्रिया में विचारों का आकलन करना तो जरूरी होता है। इसके साथ साथ उसके स्वयं के अनुभव, उसका क्या अनुभव है, उसके अनुभव को आंकना भी जरूरी होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है रचनात्मकता निम्न प्रकार के होते हैं। रचनात्मकता जो है यह किस प्रकार का होता है? तो रचनात्मकता जो है यह खोजपूर्ण भी हो सकता है, खोज से संबंधित भी हो सकता है, परिवर्तनकारी भी हो सकता है, जैसे कोई भी मोमेंटम में बदलाव होती है, कहीं ना कहीं क्या होता है, तो जब कोई लेख लिखते रहते हैं तो उसमें दृश्य का बदलाव होता है, स्थितियां बदलती है, परिस्थितियां जब बदलती है तो उसी को हम लोग परिवर्तनकारी कहते हैं। इसके बाद संयोजनात्मक भी हो सकता है। संयोजनात्मक कहने का मतलब किसी चीज का एक दूसरे से जुड़ाव भी हो सकता है लेखन के दौरान, रचना के दौरान। इसीलिए रचनात्मकता जो है भाई साहब यह सभी कौशल रखता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रचनात्मकता के जनक किसे माने जाते हैं? स्टार लगाइएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा कि सृजनात्मकता के जनक की अगर मैं बात करूं तो सृजनात्मकता का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो यह टॉरेंस को कहा जाता है। फिर बात करेंगे अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण घटकों की बात करें तो सृजनात्मकता जो है यह प्रवाह के कारण भी होता है, लचीलापन भी इसमें पाया जाता है और इसमें मौलिकता भी होती है। इसीलिए याद रखिएगा सृजनात्मकता के जो प्रमुख घटक है ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता के तत्व की अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, संस्मरण जो है यह सृजनात्मकता के तत्व में नहीं आता है। अभी प्रवाह के बारे में मैंने आपको बताया है, लचीलापन के बारे में भी बताया, मौलिकता के बारे में, लेकिन क्या संस्मरण के बारे में बताया? नहीं बताया। तो यह सृजनात्मकता का तत्व नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है रचनात्मकता के तरीके क्या हो सकते हैं? तो रचना जो है भाई साहब यह खोज मूड में भी होता है और क्रियान्वयन मूड में भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनात्मकता की विशेषता क्या है? तो रचनात्मकता की विशेषता की बात करूं, अभी सृजनात्मकता की विशेषता के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी जो बात करते हैं वह रचनात्मकता की विशेषता के बारे में। तो रचनात्मकता के अंतर्गत मौलिकता भी आती है, धारा प्रवाहिता भी आता है और लचीलापन भी आता है। ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रचनात्मकता में निम्न में से कौन योगदान करता है? जब कभी भी रचना करते हैं किसी चीज का तो रचना करने के लिए हमारे अंदर बौद्धिक विकास होना चाहिए, बुद्धि तो बिल्कुल होना ही चाहिए। बिना बुद्धि का आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर इसका यह भी ऑप्शन सही होगा। ज्ञान का होना जरूरी है। किसी भी टॉपिक पर अगर हम रचना करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। सोच शैली का भी होना जरूरी है कि हम किसी भी चीज के बारे में कितना ज्यादा सोच सकते हैं, तभी तो उसके बारे में कितना ज्यादा लिख पाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, कहता है रचनात्मक लेखन के रूप हैं। रचनात्मक लेखन के रूप क्या क्या हो सकते हैं? काल्पनिक भी हो सकता है, रचनात्मक गैर काल्पनिक भी हो सकता है और कविता और पटकथा भी हो सकती है। ये सारी के सारी चीजें जो है रचना के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन, तो कहता है रचनात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सी गतिविधियां आती है? तो जब कभी भी रचना करते हैं तो उस कार्य के अंतर्गत लेखन भी आता है, रचना के दौरान जो है चित्रकला भी होती है और संगीत भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 20 प्रश्न आपने देखा। आपने क्या देखा? यहां पर एक चीजें तो आपको इस 20 के 20 प्रश्न में देखने को मिला है कि बहुत कम ऐसे प्रश्न आपको क्रिएटिव राइटिंग में मिलेंगे इस सब्जेक्ट में जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपके तार्किक शक्ति यानी कि आपके बौद्धिक विकास पर आधारित ये सब्जेक्ट्स है। इसलिए आप कितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, आप जितना ज्यादा सोच पाओगे उतने सही आंसर कर पाओगे यहां ऑब्जेक्टिव का। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्रिएटिव राइटिंग के बारे में समझ में आ सके कि आखिर यह सब्जेक्ट उसे क्या बताती है। विशेष अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।